हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। ये हमारी सीरीज चल रही है मंथली गवर्नमेंट स्कीम्स की। जो गवर्नमेंट स्कीम्स उस महीने किसी पर्टिकुलर मंथ की न्यूज़ में होती हैं उसको हम लोग डिस्कस करते हैं, डिटेल में उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। जिस तरह से आरबीआई ग्रेड बी के लिए हमें पढ़ना है या नाबार्ड ग्रेड ए के लिए पढ़ना है, या और कोई भी एग्जाम जिसके अंदर गवर्नमेंट स्कीम्स आती है, उन सभी एग्जाम्स के लिए ये आपको वीडियोस देखने जरूरी हैं। जून 2026 की गवर्नमेंट स्कीम्स की बात करेंगे, पार्ट 1 है ये। 3 पार्ट की सीरीज रहेगी, टोटल 12 गवर्नमेंट स्कीम्स हम लोग इसके अंदर करेंगे। आगे बढ़ने से पहले ये मेरा टेलीग्राम का चैनल है विश्वास क्लासेस, इससे आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा जो बच्चे नाबार्ड के लिए स्पेशल फोकस कर रहे हैं वो नाबार्ड GRA नाम के चैनल को फॉलो कर सकते हैं, और ये दूसरा चैनल है RBI GRB 2026। अब तक आप लोगों ने ज्वाइन नहीं करा तो अब इनको ज्वाइन कर लीजिए, सो दैट आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना होने पाए। सबसे पहली स्कीम हम लोग करने वाले हैं प्राइम मिनिस्टर रिसर्च चेयर स्कीम 2026, जो कि PMRC है, प्राइम मिनिस्टर रिसर्च चेयर। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की स्कीम है और नोडल एजेंसी है इसकी डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की और इसकी नोडल एजेंसी डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। ओवरसाइट करने के लिए एक एम्पावर्ड कमेटी का गठन किया गया है, जिसको चेयर किया जाएगा प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर के द्वारा। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर हैं, वो इस एम्पावर्ड कमेटी को चेयर करेंगे। 2026 में ही इसको लॉन्च किया गया है। 1 जून 2026 को हम लोगों ने इस स्कीम को ओपन किया गया, मतलब हमारी तरफ से एज इनकी गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम को ओपन किया गया। स्कीम का पीरियड है 2026-27 से 2030-31 तक, मतलब अप टू 5 इयर्स एंगेजमेंट। जो 1 जून 2026 से जो लोग हैं वो 1 जून 2031 तक के लिए रह सकते हैं। एम क्या है? टू अट्रैक्ट एंड इंगेज लीडिंग इंडियन ओरिजिन रिसर्चर्स। तो जो इंडियन ओरिजिन के रिसर्चर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, प्रोफेशनल्स हैं, जो इंडिया के बाहर है बट इंडियन ओरिजिन के, ऐसे लीडिंग रिसर्चर्स, साइंटिस्ट, प्रोफेशनल्स को वहां से लेकर आना है और एक प्रीमियर गवर्नमेंट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में लेकर आना है। To attract and engage leading Indian origin researchers, scientists, and professionals from abroad and place them at premier government higher education institutions and national research lab in India to undertake cutting edge research in strategic and emerging domains। तो अलग अलग डोमेन्स हैं, अलग अलग डोमेन्स में नई नई रिसर्च करने के लिए इंडियन ओरिजिन के जो बड़े बड़े रिसर्चर्स हैं, साइंटिस्ट या प्रोफेशनल्स हैं, जो दूसरी दूसरी कंट्रीज में हैं, उन्हें वहां से लेकर आके इंडिया के हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में और नेशनल रिसर्च लैब्स के अंदर प्लेस करना है। इससे क्या होगा? जो ब्रेन ड्रेन हो रहा था उसका रिवर्स हो जाएगा। बाहर से हमारा इंडिया का ही टैलेंटेड ब्रेन वापस इंडिया में आएगा, और उससे इंडिया का रिसर्च और इनोवेशन सिस्टम स्ट्रेंथन होगा, और जिसकी हेल्प से हम लोग विकसित भारत 2047 और आत्मनिर्भर भारत दोनों के सपने पूरे कर पाएंगे। ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है स्कीम का? कि 13 प्रायोरिटी सेक्टर्स इसके अंदर डिफाइन किए गए हैं, उसमें इंडिया की रिसर्च वैल्यू चेन को स्ट्रेंथन करना है। हाई इम्पैक्ट रिसर्च, इनोवेशन, टीचिंग, मेंटोरशिप। जो इंडिया में प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस है वहां पर हाई इम्पैक्ट रिसर्च, इनोवेशन, टीचिंग, मेंटोरशिप लेकर आनी है। अकेडमिया इंडस्ट्री लिंकेजेस। जो हमारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं और जो इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट है उन्हें मीट करने के लिए एकेडमिक्स और इंडस्ट्री का लिंक होना चाहिए, आपस में लिंकेज होने चाहिए। रिसर्च आउटपुट बढ़ना चाहिए, इंटरनेशनल रैंकिंग हमारी सुधरनी चाहिए और पेटेंट फाइलिंग बढ़ने चाहिए। जो भी रिसर्च होंगी दे शुड कंट्रीब्यूट टू नेशनल मिशंस एंड ट्रांसलेट रिसर्च इनटू कॉमर्शियल प्रोडक्ट और एप्लीकेशंस। जो भी हम रिसर्च कर रहे हैं उस रिसर्च के हमारे कॉमर्शियल प्रोडक्ट्स भी होने हैं, मतलब रिसर्च को कॉमर्शलाइज भी करना होगा और हमारे नेशनल मिशंस को कंट्रीब्यूट करना चाहिए। एक लॉन्ग टर्म रिसर्च कैपेसिटी बनानी है गवर्नमेंट ओन्ड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में और नेशनल लेबोरेटरीज में। की फीचर्स इसके हैं कि इंगेजमेंट पीरियड इसका अप टू 5 इयर्स है, परफॉर्मेंस बेस्ड होगा 5 साल के लिए। 3 कैटेगरीज की पोजीशन होंगी इसके अंदर। रिसर्च चेयर। रिसर्च चेयर जो है वो एमिनेंट रिसर्चर्स के लिए जिन्हें पोस्ट पीएचडी 10 से ज्यादा साल हो गए। सीनियर फेलोज 5 से 10 साल जिनका पोस्ट पीएचडी एक्सपीरियंस है। और यंग रिसर्च फेलोज जिन्हें पीएचडी करके अप टू 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है। इसमें 13 अलग अलग स्ट्रेटेजिक थीमेटिक एरियाज है जो कि नेशनल प्रायोरिटीज के साथ अलाइंड है। उन 13 एरियाज के नाम मैंने नहीं दिए हैं, जिसे अगर आप में से किसी को भी अगर ज्यादा जानना हो आप नेट पे सर्च कर सकते हैं। इन पर्सन एंगेजमेंट रहेगा होस्ट इंस्टीट्यूशंस में इन लोगों का। फेलोज जो होंगे उन्हें रिसर्च करनी होगी, स्टूडेंट्स को टीच और मेंटोर करना होगा, इंटरनेशनल कोलेबोरेशंस को फैसिलिटेट करना होगा, और टेक्नोलॉजी ट्रांसलेशन एंड कॉमर्शलाइजेशन पे काम करना पड़ेगा। जो होस्ट इंस्टीट्यूशंस होंगे वो इनको सपोर्ट देंगे, जैसे लैब्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, एटसेट्रा। लीड इंस्टीट्यूशंस जो होंगे वो डिजाइन किए जाएंगे एज पर द थीमेटिक एरिया फॉर क्वालिटी एश्योरेंस एंड स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन।
टारगेट क्या है इसका? टारगेट है कि एटलीस्ट 120 रिसर्चर्स होने चाहिए हमारे पास आने वाले 5 सालों में। एप्लीकेशन फॉलोज के लिए, सॉरी, फेलोज के लिए भी ओपन है जो लोग हैं, और होस्ट इंस्टीट्यूशंस के लिए कि वो भी इस चीज में अप्लाई करना चाहते हैं तो एज एन इंस्टीट्यूट अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्या है? जो पीएमआरसी के फेलोज हैं उनके लिए अगर एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो इंडियन ओरिजिन के होने चाहिए, या तो इंडियन नेशनल्स हो, ओसीआई हो या पीआईओ हो, रिसर्चर, साइंटिस्ट या प्रोफेशनल्स हो जो कि लीडिंग फॉरेन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, रिसर्च लैब में या रेप्यूटेड इंडस्ट्रीज में वर्किंग हो। डिस्टिंग्विश ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए, मतलब इनके नाम के काफी अच्छे पब्लिकेशंस हो, पेटेंट्स हो, अवार्ड्स हो, साइटेशंस हो इनके। फुल एंगेजमेंट पीरियड इंडिया में देने के लिए रेडी हो इन पर्सन, तो वर्क फ्रॉम होम नहीं है। ऐसा नहीं है कि यूएस में कोई इंडियन ओरिजिन का रह रहा हो और वो यूएस में रह के इंडिया का काम करता रहे, नहीं। तो फुल टाइम इंडिया में ही रहना पड़ेगा। और इन्हें कैटेगराइज किया जाएगा पोस्ट पीएचडी एक्सपीरियंस, यंग, सीनियर या फिर रिसर्च चेयर के नाम से। होस्ट इंस्टीट्यूशंस की अगर हम लोग बात करें तो जो गवर्नमेंट के हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है वो इसके लिए एलिजिबल है, जो कि एनआरआईएफ जो कि एनआईआरएफ रैंकिंग फ्रेमवर्क में टॉप 100 में आते हैं। टॉप 100 एनआईआरएफ इंजीनियरिंग, या फिर टॉप 50 एनआईआरएफ रिसर्च इंस्टीट्यूशन। फिर जो अलग अलग हमारी नेशनल लैब्स है, रिसर्च इंस्टीट्यूशन है जो कि डीबीटी के अंदर, डीएसटी, सीएसआईआर या आईसीएमआर के अंदर है, ये भी इसके लिए एलिजिबल हैं। बट दे मस्ट डेमोन्स्ट्रेट स्ट्रॉन्ग आर एंड डी, they must demonstrate strong R&D environment, industry linkages, patent commercialization history और institution support। बजटरी एलोकेशन की बात की जाए तो एज पर यूनियन बजट 2026-27 अप्रोक्सीमेटली 200 करोड़ रुपए इसका बजट था। फंडिंग जो होगी इसके अंदर पर पोजीशन होगी कि कितने यूनिट्स उसमें कवर हो रहे हैं किस तरह से, और उन्हें डिसबर्स किया जाएगा वाया होस्ट इंस्टीट्यूशंस। अगली स्कीम आती है हमारी प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, पीएमवीबीआरवाई। पीएमवीबीआरवाई जो विकसित भारत रोजगार योजना है, ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की स्कीम है, जिसकी नोडल एजेंसी है ईपीएफओ, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। लॉन्च ईयर इसका 2025 था, 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 के लिए इसे लॉन्च किया गया है। ओरिजिनली इस स्कीम को 2024-25 के बजट में बताया गया था। स्कीम को ओरिजिनली 2024-25 के बजट में बताया गया था एज एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, ईएलआई स्कीम बताई गई थी ये। बाद में इसको ऑपरेशनलाइज करा गया और इसका नेम बनाया गया प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। एम क्या था इस स्कीम का? एम था कि ऐसे अनप्रेसिडेंटेड अपॉर्चुनिटीज बनानी है एम्प्लॉयमेंट के लिए और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए। जो फॉर्मल जॉब क्रिएशन है उसे एक्सलरेट करना है, यूथ की एम्प्लॉय यूथ की एम्प्लॉयबिलिटी को एनहेंस करना है, और वर्क फोर्स को फॉर्मलाइज करना है। सोशल सिक्योरिटी कवरेज को अक्रॉस द सेक्टर्स बढ़ाना है एज अ पार्ट ऑफ विकसित भारत 2047। विकसित भारत रोजगार योजना, तो विकसित भारत का मतलब है कि विकसित भारत 2047 के हिसाब से सोशल सिक्योरिटी कवरेज हमें बढ़ानी है, और इसके अलावा हमें एम्प्लॉयमेंट के लिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज देनी है। जो फॉर्मल जॉब क्रिएशन है उसे एक्सेलरेट करना है, युवाओं का, यूथ का जो एम्प्लॉयबिलिटी है उसको बढ़ाना है, वर्कफोर्स को फॉर्मलाइज कराना है। ऑब्जेक्टिव क्या थे इस स्कीम के? ऑब्जेक्टिव थे कि डायरेक्ट फाइनेंशियल सपोर्ट देनी है फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज को एंटरिंग इनटू द फॉर्मल वर्कफोर्स। जो एम्प्लॉयज फर्स्ट टाइम फॉर्मल वर्कफोर्स का पार्ट बन रहे हैं उन्हें डायरेक्ट फाइनेंशियल सपोर्ट देनी है। एम्प्लॉयर्स को इंसेंटिव देने हैं टू जनरेट एंड सस्टेन एडिशनल एम्प्लॉयमेंट। फॉर्मलाइजेशन करना है थ्रू ईपीएफओ रजिस्ट्रेशन और सोशल सिक्योरिटी कवरेज। एनहेंस एम्प्लॉयबिलिटी थ्रू फाइनेंशियल लिटरेसी कंपोनेंट, तो फाइनेंशियल लिटरेसी कंपोनेंट्स के थ्रू एम्प्लॉयबिलिटी भी बढ़ाई जाएगी। और 3.5 करोड़ जॉब्स क्रिएट करनी है इन 2 ईयर्स। तो ये बहुत बड़ा टारगेट है इसका कि 3.5 करोड़ जॉब हमें 2 साल में क्रिएट करनी है विकसित भारत रोजगार योजना के अंडर। की फीचर्स क्या है इसके? स्कीम के 2 पार्ट्स हैं। स्कीम को 2 पार्ट्स में बांटा हुआ है। क्या क्या? डायरेक्ट इंसेंटिव होंगे फर्स्ट टाइम ईपीएफओ रजिस्टर्ड एम्प्लॉयज के लिए। जिन एम्प्लॉयज की सैलरी अप टू 15,000 है उन्हें डायरेक्ट इंसेंटिव दिए जाएंगे फर्स्ट टाइम ईपीएफओ रजिस्ट्रेशन होगा उनका। और पार्ट बी क्या है? इंसेंटिव टू एम्प्लॉयर्स फॉर क्रिएटिंग एंड सस्टेनिंग एडिशनल एम्प्लॉयमेंट। जो हमारे एम्प्लॉयज हैं जिनकी सैलरी अप टू 15,000 रुपए फर्स्ट टाइम ईपीएफओ रजिस्टर्ड है, उन्हें इंसेंटिव्स मिलेगा। जो एम्प्लॉयर्स हैं, कंपनी के ओनर जो हैं, जो कि एडिशनल एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करके सस्टेन कर रहे हैं, उन्हें इंसेंटिव्स दिए जाएंगे। टोटल फाइनेंशियल आउटले स्कीम का है 99,446 करोड़ रुपए। 99,446 करोड़ रुपए। टारगेट है इसका मोर देन 3.5 करोड़ जॉब। 3.5 करोड़ जॉब से ज्यादा क्रिएट करनी है 2 साल में। और इसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 1.92 करोड़ फर्स्ट टाइम वर्कफोर्स एंट्रेंट्स है।
एम्प्लॉय के जो इंसेंटिव्स हैं वो दो तरह से, मतलब दो बार में पे किया जाएगा, दो इंस्टॉलमेंट में, आधार से जो बैंक अकाउंट लिंक है उस अकाउंट के अंदर वाया डीबीटी। एम्प्लॉयर का जो इंसेंटिव है वो वेज बेस्ड होगा, अप टू 3000 पर एडिशनल एम्प्लॉय पर मंथ, अप टू 3000 रुपए पर एडिशनल एम्प्लॉय पर मंथ एम्प्लॉयर को मिलेंगे, एंड पेड पीरियडिकली आफ्टर वेरिफिकेशन। एम्प्लॉयर्स के लिए और क्या इंसेंटिव्स है इसके अंदर? जनरली 2 साल का है, जनरली फॉर 2 years अक्रॉस सेक्टर्स, एडिशनल सपोर्ट फॉर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स। इंसेंटिव फॉर एम्प्लॉयर जनरली 2 साल के लिए है, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स के लिए एडिशनल सपोर्ट भी रहेगा उसमें। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मैंडेटरी कंप्लीशन ऑफ फ्री फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम। एम्प्लॉयज को सेकेंड इंस्टॉलमेंट रिसीव करने के लिए मैंडेटरी कंप्लीशन करना पड़ेगा फ्री फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम का, और इसको ईपीएफओ पोर्टल के थ्रू, श्रम सुविधा पोर्टल के थ्रू इंप्लीमेंट किया जाएगा। एलिजिबिलिटी इसकी क्या है? जो हमारे एम्प्लॉयज हैं, एम्प्लॉयज के लिए बात करें, जो पार्ट ए है उसमें फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज है हमारे, ठीक है, तो इनमें वो एम्प्लॉयज होंगे जिन्होंने ईपीएफओ को पहली बार मतलब ईपीएफओ के द्वारा कवर्ड एस्टेब्लिशमेंट को पहली बार जोड़ा हो, पहली बार उससे जुड़े होंगे। डेट ऑफ ज्वाइनिंग 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 के बीच की होनी चाहिए। कोई प्रीवियस ईपीएफओ में कंट्रीब्यूटिंग मेंबर नहीं होना चाहिए, या फिर ऐसा नहीं हो जो 1 अगस्त 2025 से ही पहले जिसने छोड़ भी दिया हो। मंथली ग्रॉस सैलरी अप टू 1 लाख रुपए तक की रहेगी, मंथली ग्रॉस सैलरी अप टू 1 लाख रुपए तक की रहेगी। दे मस्ट रिमेन कॉन्टिन्यूसली एम्प्लॉयड इन द सेम एस्टेब्लिशमेंट फॉर एटलीस्ट 6 मंथ, 6 महीने तक, एटलीस्ट 6 महीने तक, क्योंकि 6 महीने बाद पहली इंस्टॉलमेंट मिलेगी, तो सेम एस्टेब्लिशमेंट के अंदर उन्हें कवर होना चाहिए, और 12 महीने तक सेकेंड इंस्टॉलमेंट के लिए। उन्हें फ्री फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम करना पड़ेगा बिफोर क्लेमिंग द सेकेंड इंस्टॉलमेंट। उनके पास एक वैलिड यूएएन नंबर होना चाहिए, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर होना चाहिए। एम्प्लॉयर्स की बात करें तो वो ईपीएफओ कंप्लायंट एस्टेब्लिशमेंट होनी चाहिए, ये पार्ट बी होता है हमारा एम्प्लॉयर्स के लिए। ईपीएफओ कंप्लायंट या फिर ईपीएफओ एग्जेम्प्टेड एस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए। दे मस्ट क्रिएट एडिशनल न्यू जॉब्स ओवर द एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स, नई जॉब्स उन्हें क्रिएट करनी पड़ेगी, मिनिमम 2 नए एम्प्लॉयज उन्हें हायर करने पड़ेंगे अगर 50 से कम एम्प्लॉयज हैं, और अगर उनके पास बेसलाइन वैल्यू 50 या उससे ज्यादा है तो मिनिमम 5 एम्प्लॉयज उन्हें हायर करने पड़ेंगे। न्यू एम्प्लॉयज मस्ट हैव ग्रॉस वेज ऑफ अप टू 1 लाख रुपीज पर मंथ। दे मस्ट सस्टेन एडिशनल एम्प्लॉयज फॉर द रिक्वायर्ड पीरियड, एडिशनल एम्प्लॉयज होने चाहिए फॉर द रिक्वायर्ड पीरियड, एंड दे शुड फाइल रेगुलर ईसीआर, इलेक्ट्रॉनिक चालान कम रिटर्न होना चाहिए उनका रेगुलर बेसिस पे। रजिस्टर ऑन द एम्प्लॉय लॉगिन पोर्टल ऑफ ईपीएफओ फॉर क्लेमिंग इंसेंटिव, इंसेंटिव क्लेम करने के लिए ईपीएफओ पर एम्प्लॉयर लॉगिन पोर्टल पे उन्हें रजिस्टर करना होगा। इसकी अपडेट क्या आई थी? अपडेट ये आई थी कि प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं उन्होंने 2400 करोड़ रुपए के इंसेंटिव डिसबर्स करे थे एट विज्ञान भवन न्यू दिल्ली। ये 19 जून की अपडेट थी, और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट सिंगल डे डिसबर्सल है अंडर दिस स्कीम, वन ऑफ द लार्जेस्ट सिंगल डे डिसबर्सल अंडर दिस स्कीम। तो इसमें 19 जून 2026 की अपडेट आई थी कि पीएम मोदी जी ने 2400 करोड़ रुपए के इंसेंटिव डिसबर्स करे थे इस स्कीम के अंदर। ये किए गए थे न्यू दिल्ली में, मतलब फिजिकली पीएम मोदी जी न्यू दिल्ली में थे, बाकी जगह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू होता है। जो फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज थे उन्हें 15,000 रुपए तक के इंसेंटिव दिए गए, एम्प्लॉयर्स को 3,000 रुपए पर मंथ पर एडिशनल एम्प्लॉय, टोटल 2400 करोड़ रुपए के इंसेंटिव्स दिए गए, जिसमें फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज को 15,000 रुपए पर, मतलब अप टू 15,000 रुपए इंसेंटिव, एम्प्लॉयर को अप टू 3,000 रुपए पर एडिशनल एम्प्लॉय। स्कीम ने 15 लाख एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दी हैं, और करीब करीब 3.5 करोड़ जॉब्स पिछले 2 सालों में क्रिएट करी हैं, और टोटल आउटले 99,446 करोड़ रुपए का, जिसके थ्रू ये 3.5 करोड़ जॉब्स क्रिएट हुई हैं। अगली आती है विकसित भारत ग्रामीण फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, सॉरी विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, जिसे ग्रामीण एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। पूरी स्कीम का नाम वीबी जी रामजी एक्ट या फिर विकसित भारत ग्रामीण फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, ठीक है, ये हमारा नाम हो गया स्कीम का। स्कीम हमारी रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की है, और इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा ग्राम पंचायत के थ्रू, स्टेट के रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स के थ्रू, या फिर डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल अथॉरिटीज के थ्रू। लॉन्च ईयर इसका 2025 है, साल 2025 में दिसंबर में एक्ट पास हुआ था पार्लियामेंट में। उसके बाद जून में जो अपडेट आई थी इस स्कीम से रिलेटेड, जून में अपडेट ये आई थी कि इसका 1 जुलाई 2026 से इसको फोर्स में लाया जाएगा अक्रॉस द रूरल इंडिया।
नेशनल लॉन्च स्कीम को किया गया है 2 जुलाई 2026 को आंध्र प्रदेश में। एम क्या है? रूरल एम्प्लॉयमेंट को ट्रांसफॉर्म करना है, लाइवलीहुड पॉलिसी को रिप्लेस करना है। जो 20 साल पुरानी मनरेगा स्कीम थी उसकी जगह हमारी वीबी जीराम जी आ गई। एक मॉडर्न स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क है जो कि रूरल डेवलपमेंट के साथ साथ विकसित भारत के लॉन्ग टर्म विजन के साथ भी काम कर रहा है। इसका एम क्या है? टू बिल्ड सेल्फ रिलायंट, रेजिलियंट एंड प्रोस्पेरस रूरल कम्युनिटीज। सेल्फ रिलायंट, रेजिलियंट और प्रोस्पेरस रूरल कम्युनिटीज को बिल्ड करना है थ्रू गारंटीड एम्प्लॉयमेंट, ड्यूरेबल एसेट क्रिएशन एंड सस्टेनेबल विलेज डेवलपमेंट। ऑब्जेक्टिव क्या है स्कीम का? स्कीम का ऑब्जेक्टिव है कि स्टैट्यूटरी गारंटी दी जाएगी 125 दिन के वेज एम्प्लॉयमेंट की हर फाइनेंशियल ईयर में टू एवरी एलिजिबल रूरल हाउस होल्ड। मनरेगा में जो 100 दिन की गारंटी थी उसको 100 दिन से बढ़ा के 125 दिन कर दिया है। एंश्योर किया जाएगा कि कोई भी रूरल वर्कर विदाउट वर्क ना रहे इवन फॉर अ सिंगल डे। ड्यूरेबल रूरल एसेट्स बनाए जाएंगे, इसके अंदर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन किया जाएगा, लाइवलीहुड सिक्योरिटी को एनहेंस किया जाएगा, इनकम स्टेबिलिटी को एनहेंस किया जाएगा, वुमेन एम्पावरमेंट को भी इस स्कीम के अंदर एनहेंस किया जाएगा। जो ग्राम पंचायत से वो प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन के लिए सेंटर पे रहेंगे, जो भी पार्टिसिपेटरी या ट्रांसपेरेंट रूरल ट्रांसफॉर्मेशन होगा उसके लिए। की फीचर्स क्या है? जो हमारी मनरेगा एक्ट था, मनरेगा एक्ट को इसमें रिज्यूम की, इसके अंदर मतलब रिजेक्ट किया गया, उसे खत्म करके ये एक्ट आया गया। और जो भी कुछ मनरेगा के एसेट्स थे, जॉब कार्ड थे या इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर थे, उन्हें रिज्यूम कर लिया गया। जो गारंटेड एम्प्लॉयमेंट है 100 दिन का, उसे बढ़ा के 125 दिन कर दिया है पर फाइनेंशियल ईयर। जो प्रोविजन होंगे अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस के, वो इसके अंदर रहेंगे अगर 15 दिन तक काम नहीं मिला तो। अगर 15 दिन तक कोई काम नहीं मिला तो उसमें खाली रहने पर भी जो 125 दिन तक का पैसा है वो आप लोगों को मिला करेगा या इस स्कीम के अंडर मिला करेगा। स्ट्रॉन्ग फोकस रहेगा ड्यूरेबल एसेट क्रिएशन में, जैसे नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए, वाटर कंजर्वेशन के लिए, एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज के लिए या रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। जो ग्राम पंचायत से उन्हें सेंट्रल रोल दिया जाएगा प्लानिंग, एग्जीक्यूशन और मॉनिटरिंग के लिए। कन्वर्जेंस रहेगा बाकी फ्लैगशिप स्कीम्स के साथ और वुमेन के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के साथ में। टेक्नोलॉजी इनेबल्ड रहेगा, ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस रहेगी, रियल टाइम मॉनिटरिंग रहेगी। फंडिंग पैटर्न जो है वो सेंटर और स्टेट्स के लिए 60:40 है, बट बाकी जो हमारी यूनियन टेरिटरीज है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, उसके लिए 90:10 होता है। जो हमारा नॉर्मेटिव एनुअल फाइनेंशियल एलोकेशंस हैं वो इंट्रोड्यूस हुए हैं इस स्कीम के अंडर। इंट्रोड्यूसेस नॉर्मेटिव एनुअल फाइनेंशियल एलोकेशन टू स्टेट। कोई भी एक्सपेंडिचर होगा बजट एलोकेशन से ज्यादा वो स्टेट गवर्नमेंट्स को खुद से बेयर करना पड़ेगा। जो नई ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड्स हैं वो पुराने जॉब कार्ड्स को हटा दिए जाएंगे और एग्जिस्टिंग ई केवाईसी वेरीफाइड कार्ड्स वैलिड रहेंगे विदाउट मतलब ड्यूरिंग द ट्रांजिशन। जो वेरीफाइड कार्ड्स हैं ई केवाईसी जिनके लिए हो रखा है वो कार्ड्स वेरीफाइड रहेंगे। एलिजिबिलिटी क्या है? हर वो रूरल हाउस होल्ड जहाँ पे एडल्ट मेंबर 18 साल या उससे ज्यादा का है, वॉलंटियर है, अनस्किल्ड मैनुअल वर्क करने के लिए। मनरेगा की तरह है बट अब एक नया स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क बन गया है जिसके अंदर ये स्कीम आई है। हाउस होल्ड जो है उन्हें रजिस्टर करना होगा और एक ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड लेना पड़ेगा। नए कार्ड इश्यू होंगे, पुराने जॉब कार्ड जो है वो तब तक वैलिड रहेंगे जब तक एक्सपायर नहीं हो रहे। वुमेन्स को, SC ST को इसमें प्रायोरिटी दी जाएगी। बजटरी एलोकेशन इस स्कीम का 95,692.31 करोड़ है। 95,692.31 करोड़ फाइनेंशियल ईयर 26-27 के लिए। इस स्कीम की अगर अपडेट्स की बात करें तो जून में तो बस यही अपडेट आई थी कि इसको 1 जुलाई को लॉन्च कर दिया जाएगा। 1 जुलाई को स्कीम को ऑफिशियली लॉन्च किया गया। वीबी रामजी एक्ट 2025 ऑफिशियली केम इनटू फोर्स अक्रॉस द रूरल इंडिया रिप्लेसिंग मनरेगा। 2 जुलाई को नेशनल लॉन्च इवेंट हुआ इसका। इंपॉर्टेंट है इवेंट कहाँ हुआ? इवेंट हुआ मुक्कावरीपल्ली विलेज में। मुक्कावरीपल्ली विलेज जो कि तिरुपति डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में है। यूनियन मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान जी, आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर श्री एन चंद्रबाबू नायडू जी और बाकी काफी सारे डिग्नेटरीज थे जो उसके अंदर गए थे और वहां पे न्यू ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए गए। इंटरिम बजट कितना बताया? 95,692.31 करोड़ रुपए। 29 स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज ने मैंडेटरी बजट प्रोविजंस बना लिए थे इसमें।
24 स्टेट्स ने ऑलरेडी अपने स्टेट स्कीम के अंदर वीबी जी राम जी को नोटिफाई कर दिया था। जब तक मैं ये न्यूज लेकर आया था तब तक की बात है, ये अप्रोक्सीमेटली जुलाई फर्स्ट वीक की। उसके बाद का कोई डेवलपमेंट है तो वो इसके अंदर कवर नहीं है, वो फिर हम जुलाई वाली जब स्कीम्स करेंगे वहां पर होगा, या फिर जो करंट अफेयर्स हैं उसके अंदर रहेगा। अगली स्कीम है हमारी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर की स्कीम है। नोडल एजेंसी है इसमें डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉपरेशन एंड फार्मर वेलफेयर। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉपरेशन एंड फार्मर वेलफेयर नोडल एजेंसी है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंडर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए, जिसे शॉर्ट में पीएम किसान बोला जाता है। लॉन्च ईयर 2019 है। 2019 में 24 फरवरी 2019 को लॉन्च किया था प्रधानमंत्री मोदी जी ने गोरखपुर यूपी में, बट इसको रेट्रोस्पेक्ट में लॉन्च किया गया था, एज इन 24 फरवरी 2019 से को इसे ऑफिशियली लॉन्च किया गया था, बट लॉन्च जो इसको सिस्टम में रखा गया वो दिसंबर 2018 से रखा गया था। एम क्या था? स्कीम का एम था कि डायरेक्ट इनकम सपोर्ट देना है टू ऑल लैंड होल्डिंग फार्मर फैमिलीज टू सपोर्ट देयर फाइनेंशियल नीड्स फॉर प्रोक्योरिंग एग्रीकल्चर इनपुट्स, मीटिंग हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। उससे क्या होगा, जो उनके मनी लैंडर्स के ऊपर डिपेंडेंस है वो कम होने लग जाएगी, और सोइंग सीजन से पहले ही उनके पास टाइमली अवेलेबिलिटी रहेगी फंड्स की। ऑब्जेक्टिव था इसका कि हर फार्मर को एश्योर्ड इनकम सपोर्ट मिले साल का 6,000 रुपए का। इसमें जो हमारे स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं या फिर बाकी भी जो फार्मर फैमिलीज हैं, उन्हें एग्रीकल्चर रिलेटेड एलाइड एक्टिविटीज रिलेटेड एक्सपेंसेस मीट करने के लिए कुछ पैसा मिल जाएगा। फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ेगा, क्यों? क्योंकि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होगा इसके अंदर। जो डिस्ट्रेस है या फिर वो कम होगा, और जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो फार्मर्स की इंप्रूव हो जाएगी। की फीचर्स की इसकी बात करें तो उसमें एनुअल फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा 6,000 रुपए का पर फैमिली मेंबर। 6,000 रुपए, सॉरी, 6,000 रुपए का एनुअल फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा पर फार्मर फैमिली। 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा, हर 4 महीने में 2-2 हज़ार रुपए का। टिपिकली अप्रैल से जुलाई के लिए जाएगा, अगस्त से नवंबर के लिए जाएगा, और दिसंबर से मार्च के लिए। तो जब पहली इंस्टॉलमेंट दी गई थी ना फरवरी 2019 में, वो दिसंबर 2018 से मार्च 2019 के बीच के लिए दी गई थी। 100% डीबीटी होगा इसमें, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। जो कि बेनिफिशियरीज है, पैसा उसके बैंक अकाउंट में जाएगा। आधार सीडिंग जरूरी है, ई केवाईसी होना जरूरी है बैंक अकाउंट का। सेल्फ रजिस्ट्रेशन के लिए इसमें पीएम किसान पोर्टल है, कॉमन सर्विसेज सेंटर्स हैं, या फिर स्टेट नोडल ऑफिसर्स हैं। इनको लैंड रिकॉर्ड के साथ लिंक किया जाएगा ताकि वेरिफिकेशन रहे कि जो प्रॉपर किसान है वही आके ले, ऐसा ना हो कि कोई भी आके लेने लग जाए। बट इसमें कुछ तरह के कैटेगरीज से लोगों को एक्सक्लूड भी किया गया है, और स्कीम जो है डिमांड ड्रिवन है और कॉन्टिन्यूस बेसिस पर चलती है ये। एलिजिबिलिटी इसकी क्या है? एलिजिबिलिटी रहेगी कि जो भी हमारे लैंड होल्डिंग फार्मर फैमिलीज हैं जिनके पास कल्टीवेबल लैंड है, कितनी लैंड है उसका कोई इसमें लिमिट नहीं है, कितनी भी लैंड हो, चाहे बहुत छोटी सी हो या फिर बहुत बड़ी हो। द फैमिली में इसके अंदर बात कर रहे हैं तो हस्बैंड वाइफ और माइनर चिल्ड्रन की बात हो रही है। बोथ लैंड ओनर्स, दोज कल्टिवेटिंग लैंड एज टेनेंट या फिर शेयर क्रॉपर्स, है ना। मतलब कुछ स्टेट्स में शेयर क्रॉपर्स होते हैं, कुछ स्टेट्स में टेनेंट्स होते हैं लैंड के लिए। अगर उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है तो वो लोग भी एलिजिबल हैं। एक्सक्लूजन्स क्या है? जो इंस्टीट्यूशनल लैंड होल्डर्स है वो एलिजिबल नहीं है। फार्मर फैमिलीज जिसमें एक या एक से ज्यादा लोगों के पास कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं, जैसे कोई गांव का प्रधान हो गया, या फिर कोई एमएलए हो गया, एमपी हो गए, तो वो वाली फैमिलीज अलाउड नहीं है इसके अंदर। सर्विंग या रिटायर्ड ऑफिसर्स हो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के, मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट्स के, तो वो लोग भी अलाउड नहीं होंगे। जो रिटायर्ड पेंशनर्स लोग हैं, सुपर एन्युएटेड है, जिनकी मंथली पेंशन 10,000 रुपए से ज्यादा है, वो लोग भी अलाउड नहीं है। जिन्होंने पिछले फाइनेंशियल ईयर में इनकम टैक्स पे करा होगा वो लोग भी अलाउड नहीं है। या जो ऐसे प्रोफेशनल्स हैं जैसे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, लॉयर्स हैं, सीए हैं, आर्किटेक्ट हैं, जो कि प्रोफेशनल बॉडीज के थ्रू रजिस्टर्ड हैं, अपना प्रोफेशन चलाते भी हैं। जैसे डॉक्टर्स मेडिकल काउंसिल से जुड़े होते हैं, लॉयर्स बार काउंसिल से जुड़े आते हैं, सीए आईसीएआई से जुड़े होते हैं, आर्किटेक्चर इंडिया के आर्किटेक्चर फर्म से जुड़े होते हैं। तो इस तरह की जो प्रोफेशनल्स हैं वो लोग भी अलाउड नहीं है। अपडेट आई थी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की कि 20 जून 2026 को प्रधानमंत्री जी ने 23वीं इंस्टॉलमेंट रिलीज करी है। 23वीं इंस्टॉलमेंट रिलीज करी तारकेश्वर हुगली वेस्ट बंगाल से।
अब तक 18,880 करोड़ रुपए डिसबर्स हो चुका है 9.44 करोड़ फार्मर्स को, इंक्लूडिंग 2.18 करोड़ विमेन फार्मर्स। तो अगर आपसे इसी स्कीम के लिए मान लीजिए पूछ लिया जाए इंटरव्यू में भी या डिस्क्रिप्टिव में भी कि विमेन फार्मर्स के डेवलपमेंट के लिए ये स्कीम क्या कर रही है, तो आप बताओगे कि रिसेंटली मोदी जी ने जब 23rd इंस्टॉलमेंट रिलीज करी थी तारकेश्वर हुगली वेस्ट बंगाल से, उसमें बताया गया था कि 2.18 करोड़ वुमेन फार्मर्स को भी पैसा मिला है। तो 9.44 करोड़ में से 2.18 करोड़ को जब मिला है तो ऑलमोस्ट 20% तो आपकी वुमेन्स हो ही गई हैं। जो टोटल अमाउंट डिसबर्स हुआ है अब तक इसके अंदर सिंस लॉन्च 4,46,00,000 करोड़ रुपए डिसबर्स हुआ है। ये 18,880 करोड़ तो अभी डिसबर्स हुआ है। टोटल 4,46,00,000 लाख करोड़ ये डिसबर्स किया जा चुका है टोटल अब तक। इस इवेंट में जहां पे पीएम मोदी जी ने ये लॉन्च किया, इस इवेंट में उन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी लॉन्च करी वेस्ट बंगाल में क्योंकि बीजेपी की गवर्नमेंट आई है काफी टाइम के बाद। तो वेस्ट बंगाल में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लॉन्च हुई। एग्री स्टैक, नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग क्लस्टर्स और प्रधानमंत्री दान धन्य कृषि योजना भी सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स में लॉन्च की गई है। तो ये सारी स्कीम्स तो देखो मैंने यहाँ पर नहीं पढ़ाई हैं, तो ये छोटी छोटी स्कीम्स है जो हम लोग स्टैटिक सिलेबस के साथ एआरडी में करेंगे। बट ये पर्टिकुलर स्कीम मैं ट्राई करूंगा आप लोगों को इसी वीडियो सीरीज में जून के अंदर करा दूं, प्रधानमंत्री दान धन्य कृषि योजना। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये मेरा मेन टेलीग्राम चैनल है विश्वास क्लासेस का। ये टेलीग्राम चैनल है नाबार्ड ग्रेड ए के लिए और ये चैनल है आरबीआई ग्रेड बी 2026 और 2027 दोनों के लिए। चैनल यही रहेगा 2027 के लिए भी। इनको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए अपनी एग्जाम रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।